नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 जो कि 24 अप्रैल से 29 अप्रैल की मध्य आयोजित होने वाली है, उसके विषय भूगोल शास्त्र पेपर 3 यूनिट 10 का जो पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए और साथ ही साथ यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह आज का विषय आपके लिए उपयोगी है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। मूल्य इसका 79 रुपीज़ है और मुख्य परीक्षा के नवीनतम नोट्स हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करके भी आप हमारे नोट्स, इसके अलावा अन्य विषय भी हैं, विज्ञान एवं तकनीक, ऊर्जा, पर्यावरण, कंप्यूटर, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। भूगोल शास्त्र की सरल शब्दों में परिभाषा है पृथ्वी का विज्ञान, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। इसके अंतर्गत पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, जिसमें पृथ्वी, उसकी निष्पत्ति, संरचना, इतिहास और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन होता है। तो भूगोल शास्त्र का सरल शब्दों में परिभाषा है पृथ्वी का विज्ञान, जिसके के अंतर्गत पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र के महत्व के बारे में भी हम चर्चा करें कि भूगर्भ शास्त्र का जानना हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो सतत कृषि विकास में, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी में भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व है। जल संसाधनों की जानकारी में, ऊर्जा संसाधनों की जानकारी में भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही प्राकृतिक आपदाओं, सतत कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधनों की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए भूगर्भ शास्त्र के बारे में जानना या कहें तो भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है। अगला जो हम आपके लिए 5 मार्कर एवं 11 मार्कर 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, प्रमुख विषय है मृदा अपरदन। जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। आप देखते हैं कि जब बाढ़ आदि आती है या पानी के अधिक प्रभाव के कारण मृदा का प्रभावहीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, हम वायु के प्रभाव के कारण भी मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्यतः वनस्पति विहीन, ढालू तथा कम ह्यूमस वाले इलाकों में अधिक होता है। अब इसके प्रकार पर यदि चर्चा करें तो परतदार एवं अवनालिका। जब मृदा की ऊपरी परत को जल बहा ले जाए या वायु उड़ा ले जाए तो इसे परतदार अपरदन कहते हैं। यह उन क्षेत्रों में होती है जहाँ भूमि सामान्य ढाल एवं वर्षा बौछारों में हो तथा वनस्पति का अभाव हो, जैसे राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में जो यहाँ पर परतदार मृदा अपरदन का उदाहरण देखने में मिलता है। और दूसरा है अवनालिका। तीव्र ढाल तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ जल जब मिट्टी में कटाव करके नालियां बना देता है, मिट्टी में कटाव करके और अपना अलग मार्ग बना देता है, तो इसे नालीदार अपरदन कहते हैं या अवनालिका अपरदन कहते हैं। भारत की चंबल नदी में अवनालिका अपरदन देखने में आता है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि में परतदार अपरदन देखने में आता है। आप समझ गए होंगे। अपरदन के कारण पर यदि चर्चा की जाए तो प्रमुख रूप से नदियों के कारण, जो नदियों में आने वाली बाढ़, नदियों से उत्पन्न कटाव एवं खड्ड वगैरह से अपरदन का प्रमुख कारण है। दूसरा है मूसलाधार वर्षा, तीसरा है भूमि की ढाल, चौथा है वायु, पांचवा है वनस्पति का नाश। आज वनस्पति का नाश हो रहा है। पहले यह वनस्पति के माध्यम से मिट्टी बंधी रहती थी तो वह आसानी से नहीं बहती थी, लेकिन आज वनस्पति के नाश के कारण मिट्टी आसानी से बह जाती है या उड़ जाती है। पशुचारण के कारण आज वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो रही है, जिसके कारण मैदान सपाट हो रहे हैं और अपरदन की समस्या प्रमुख रूप से देखने में आ रही है। मनुष्य तथा जीव जंतुओं के द्वारा भी अपरदन के प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय। मृदा अपरदन के बारे में जब हमने कारणों पर चर्चा की तो हम इसके रोकने के उपाय पर भी चर्चा करनी जरूरी है। तो मृदा अपरदन रोकने के प्रमुख उपाय में सर्वप्रथम तो बांध बनाना। यदि बांध बन जाएंगे तो पानी अत्यधिक प्रवाह के साथ नहीं आएगा, बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, तो मृदा का संरक्षण होगा। वृक्षारोपण के द्वारा जितनी अधिक वृक्ष लगेंगी, जितनी अधिक वनस्पति होगी, उतनी ही मात्रा में वह मिट्टी को अपने से बांधे रखेगी। तो मृदा अपरदन रोकने के उपाय में वृक्षारोपण एक प्रमुख साधन है। पशुचारण पर प्रतिबंध। यदि पशुचारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा
तो वनस्पति को नाश नहीं होगा। कृषि प्रणाली में परिवर्तन की भी आवश्यकता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। फसलों का चक्रण करना, अब नालिकाओं को भरना, जो नदियों के द्वारा अब नालिकाओं का निर्माण होता है उनको भरने के माध्यम से भी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय में प्रमुख रूप से है। सीढ़ीदार खेती करना और स्थानांतरित कृषि पर निक्षेपण आदि प्रमुख मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे 3 मार्कर आदि में पूछा जा सकता है, कृष्ण छिद्र क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण सघन पदार्थों से बने पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी इसे पार नहीं कर पाता है। ब्लैक होल का निर्माण किसी बड़े तारे की स्वतः विघटन होने से होता है। यह वायुमंडल से या सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। तो कृष्ण छिद्र क्या है, ब्लैक होल भी कहते हैं। तो ये अत्यधिक सघन पदार्थों से बने पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कोई वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी इसे पार नहीं कर पाती है। हम चर्चा करेंगे जीवाश्मों के महत्व का विवरण लिखें। प्रमुख प्रमुख विषय पर आज की इस वीडियो में आपके लिए बता रहे हैं। जीवाश्मों के महत्व का विवरण लिखें। तो जैव विकास के सूचक के रूप में जीवाश्म महत्वपूर्ण है। जीवाश्मों से प्राचीन काल के भूगोल की जानकारी मिलती है। महाद्वीपीय विस्थापन की जानकारी भी हमें जीवाश्मों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जीवाश्म की सहायता से हम चट्टानों का काल निर्धारण कर सकते हैं कि यह चट्टान कितने वर्ष प्राचीन है एवं इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 मार्कर में पूछे जाने की संभावना है कि जीवाश्मों के महत्व का विवरण लिखें। जीवाश्मों की सहायता से पादप व प्राणियों के मध्य संबंधों का भी पता चलता है। जीवाश्म पर्यावरण की परिवर्तनशीलता के बारे में बताते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर भविष्य में होने वाले बदलावों का आकलन करने हेतु जीवाश्म बहुउपयोगी हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि जीव विकास के सूचक के रूप में जीवाश्म महत्वपूर्ण है। जीवाश्मों से प्राचीन काल के भूगोल की जानकारी मिलती है। महाद्वीपीय विस्थापन की जानकारी मिलती है। जीवाश्मों की सहायता से हम चट्टानों का काल निर्धारण कर सकते हैं। जीवाश्मों की सहायता से पादप व प्राणियों के मध्य संबंधों का पता चलता है। जीवाश्म पर्यावरण की परिवर्तनशीलता को बताते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, खनन से आप क्या समझते हैं? तो सरल शब्दों में देखिए 3 मार्कर के हिसाब से यदि यह प्रश्न आता है तो इसकी सरल शब्दों में परिभाषा, भूमि खोदकर भीतर से पदार्थों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। देखने में आपके सरल लग रही है लेकिन आप इतना भी लिखेंगे तो आपके लिए यह प्रभावकारी रहेगा। तो खनन से आप क्या समझते हैं? भूमि खोदकर भीतर से पदार्थों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। खनिज के निष्कर्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम तो है खनन, दूसरी है प्रवेधन और तीसरी है आखनन, जो कि खनिज के निष्कर्षण की प्रमुख विधियां हैं। खनन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि भूमि खोदकर भीतर से पदार्थों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। और प्रवेधन के बारे में यदि हम समझें, प्राकृतिक गैस तथा तेल धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही प्रवेधन कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस तथा तेल धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही प्रवेधन कहते हैं। अब इसके बाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखनन से आप क्या समझते हैं? तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट में जो स्थित खनिज हैं उनको जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो इस प्रकार से आखनन, प्रवेधन और खनन जो है खनिज के निष्कर्षण की प्रमुख विधियां हैं। अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाला वह खनिज पदार्थ जिसका उपयोग एक या एक से अधिक धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण इसके गैलिना, हेमेटाइट इसकी प्रमुख उदाहरण है। तो अयस्क से आप क्या समझते हैं? हमने जाना कि पृथ्वी से प्राप्त होने वाला वह खनिज पदार्थ जिसका उपयोग एक या एक से अधिक धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको, और जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? जैसे कि हमने जीवाश्म के बारे में जाना तो जीवाश्म ईंधन के बारे में भी समझते हैं। वे खनिज जिनका निर्माण जीव जंतु एवं वनस्पतियों के चट्टानों में दब जाने से लाखों वर्षों में ताप एवं दाब के अवसादीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण है कोयला एवं खनिज तेल। तो जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? वे खनिज जिनका निर्माण जीव जंतु एवं वनस्पतियों के चट्टानों में दब जाने से लाखों वर्षों में ताप एवं दाब के अवसादीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण है इसके कोयला एवं खनिज तेल जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार से हमने देखा है कि
जो प्रमुख भूगोल शास्त्र से संबंधित प्रश्न 3 मार्क के प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की है। 5 मार्क 11 मार्क के प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे की श्रृंखला में भी हम इसी प्रकार आपके साथ बने रहेंगे। आज ही आप हमारी PDF परचेस करें, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदि पर जो लिंक दी गई है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामाजो की लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास हर विषय के व्यवस्थित नोट्स मिलेंगे, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं और जिनमें एक्यूरेट जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपकी सुविधा के हिसाब से बनाए गए हैं। और 1000 रुपये से अधिक के नोट्स लेने पर आपको नोट्स हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आज आप हमारी ये PDF परचेस करते हैं तो आपको इंटरव्यू की विशेष PDF एवं गणित की PDF निःशुल्क सेंड की जाएगी। धन्यवाद।